तो आगे हम लोग देखेंगे कि भाषा और व्याकरण देख रहे थे, इसमें हम लोग अगला रूप देखेंगे कि भाषा के रूप। तो बोला है जो हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखना, बोलना, सुनना इत्यादि सारी एक प्रकार की भाषा है, एक प्रकार की ध्वनि है, जो साउंड हमारे कानों में आता है, जिसको हम सुनते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं। कहीं पर कुछ लिखा हुआ है सांकेतिक भाषा और इस तरह की चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो उसी में बता रहे हैं कि बोले भाषा के रूप, यानी भाषा के रूप कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह की भाषाएँ होती हैं, ठीक है, किन किन माध्यमों से भाषा को जाना जा सकता है। तो बोले भाषा के मुख्य दो रूप हैं, कौन कौन से? बोले पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, फिर बोले कि मौखिक भाषा पहला बता रहे हैं कि पहला जो मौखिक भाषा है वह मौखिक भाषा क्यों कहलाएगा और उसका मतलब क्या है। तो शब्द है मौखिक भाषा, भाषा माने लैंग्वेज, ठीक है, माध्यम जिसके द्वारा हम अपना विचार व्यक्त करते हैं, ऐसी भाषा। तो बोले भाषा में पहला रूप कौन सा है? तो मौखिक। तो जो शब्द मुख से, यानी हम अपने मुख से, अपने मुंह से, माउथ से उच्चारण करते हैं, जिन शब्दों का, जिन अक्षरों का, जिन ध्वनियों का, जिन वर्णों का, वह भाषा कहलाएगी मौखिक भाषा। यानी जो भी यानी जिस प्रकार की भी आवाज़ें, ध्वनियाँ, म्यूज़िक, साउंड, ठीक है, तो सुनाई दें, वह सारी किसके अंतर्गत आती हैं? वह होता है सबसे पहला वाला कौन सा है? मौखिक भाषा। यानी कि जैसे हम लोग अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, तो हमारे द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो अक्षर हमारे मुंह से, जो ध्वनियाँ, आवाज़ें निकल रही हैं, वह क्या है? मौखिक भाषा। क्यों? क्योंकि जो अक्षर, जो भाषा, जो लहजा किससे मुँह से प्रयोग किया जाए, मुख से, मुख माने मुँह होता है, पर्यायवाची शब्द है। तो बोले मुख से प्रयोग की जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, यानी जो मौखिक भाषा है वह हम किन किन माध्यमों से मौखिक भाषा को पहचान सकते हैं। तो बोला पहला किताब में बोला हुआ है कि पहला है FM रेडियो बना हुआ और दूसरा है टेलीविज़न। तो यानी कि जिन माध्यमों से, जिन रूपों से हम भाषा को सुन करके या बोल करके अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं या कहते हैं, वह सारे रूप क्या कहलाते हैं? मौखिक भाषा कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ अपनी बात कहनी हो, समझानी हो, तो वह इशारा करके ना बताए, वह कोई चीज़ उस बात को लिख करके ना बताए, लेकिन कैसे बताए? बोले मुख से, यानी उन शब्दों को, उन बातों को, अपने विचारों को, थॉट्स को क्या करे? अब मुख से, अपने वाक्यों से प्रयोग करके बताए, यानी शब्दों को कह कर, बोल करके, किसी चीज़ को बोल करके बताना, ठीक है, वो क्या होगा? मौखिक भाषा का रूप होगा। इसी के साथ साथ जब कोई चीज़ बोली जा रही है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा, किसी सिस्टम के द्वारा क्या क्या किया जा रहा हो, आवाज़ की प्रणाली सुनाई दे रही है, आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो क्या होगा? वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा, चाहे वह किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा हो या फिर किसी सिस्टम के द्वारा, यानी किसी यंत्र के माध्यम से भी हमें वह सुनाई दे रहा हो, जैसा कि इसमें बताया FM रेडियो इत्यादि है, और जैसा कि टेलीविज़न, या जैसे मोबाइल में हमारे ध्वनि, म्यूज़िक, आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो सारी क्या चीज़ें हैं? वो सारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आएंगे। यानी कि जो भाषा, जो ध्वनि या जो वर्ण, जो शब्द, जो वाक्य, जो अक्षर हमें क्या हो? सुनाई देते हों, या जिनको बोल करके प्रयोग किया जाता हो, जिनको मुख से बोल करके अभिव्यक्त किया जाता हो, बताया जाता हो, तो उनको मौखिक भाषा का रूप कहते हैं। यानी वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? वो सारे मौखिक भाषा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी बात को कह करके बताता है, और सुनने वाला व्यक्ति क्या करता है? अपने कानों से सुनता है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ बात बोली जा रही है, और अगले व्यक्ति, यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी बात को, जो भी कुछ कहा जा रहा है पहले व्यक्ति के द्वारा, वह दूसरा व्यक्ति सुन करके समझ ले रहा है। तो जो बातें बोली जा रही हों और जो बातें कानों से, अपने केवल सुनने मात्र से हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी हो, पता चले, वह सारी क्या होंगी? मौखिक भाषा भी होगी। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला जाना भी मौखिक भाषा होगा, किसी सिस्टम के द्वारा, यानी किसी यंत्र के द्वारा कोई बोला जाने वाला शब्द, वाक्य, भाषा भी क्या होगी? मौखिक भाषा होगी। और किसी व्यक्ति के द्वारा सुनी जाने वाली, यानी जब अपने कानों से हम केवल सुन करके बात को समझ लेते हैं, जो भी बात अगले व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है वह हम सुन करके समझ ले मात्र, हमें किसी ने कुछ निर्देश दिया बोल करके, किसी ने कुछ आदेश दिया बोल कर, कह कर, और हम सुनने से उस बात को समझ लें, वह बात हमें समझ में आ जाए, जो हम सुनते हैं अपने कानों से, जो हमें सुनाई देता है, जो आवाज़ें सुनाई देती हैं हमें, वह सारी क्या होंगी? वह भी क्या होगा? मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आएगा। क्यों?
क्योंकि जो कुछ बोला जा रहा है मौखिक रूप से मुख से जो आवाज़ आ रही है उसे लिखने की या संकेत रूप में इशारे करके बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, अतः जो कुछ मुख से बोला जा रहा है वह हम अपने कानों से सुन ले रहे हैं। तो इस प्रकार की भाषा को क्या करेंगे, मौखिक भाषा का एक रूप कहा जाएगा। ठीक है, तो बोले जाने किसी व्यक्ति के द्वारा, वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा बोले जाने वाले शब्द वाक्य भाषा क्या होगी, वो मौखिक भाषा होगी। किसी यंत्र, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, टेलीविज़न, किसी साउंड के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हों तो वह भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि उसे लिख कर संकेत करने की आवश्यकता नहीं है। वह कुछ बोल रहा है, हम सुन रहे हैं और हमें वह चीज़ समझ में आ जा रही है, तो भी क्या हुआ, क्योंकि वह भाषा बोली जा रही है, कुछ साउंड हो रहा है, कुछ ध्वनि हो रही है, कुछ आवाज़ें आ रही, तो भी क्या हुआ, मौखिक भाषा का रूप हुआ। फिर जिन चीज़ों को, जिन आवाज़ों को, जिन ध्वनियों को हम क्या करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और सुनने मात्र से हमें उस चीज़ के बारे में बोध हो जाता है, पता चलता है, ज्ञान होता है, नॉलेज आता है, ठीक है, समझ जाते हैं उस बात को हम, तो वह भी क्या होगी, वह भी मौखिक भाषा ही कहलाएगी निश्चित रूप से। ठीक है, तो पहला हो गया मौखिक भाषा, जिसका उदाहरण हुआ व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला जाना, स्पीकर के द्वारा किसी चीज़ों को सुनने मात्र से समझ लेना, और इसके अलावा किसी यंत्र, किसी ध्वनि को, किसी यंत्र यानी म्यूजिक सिस्टम के द्वारा आवाज़ों को, ध्वनियों को, संगीत को इत्यादि को सुनना भी क्या होगा, ये सारे मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आएंगे। जैसा कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न इत्यादि के द्वारा हम आवाज़ों को, ध्वनियों को सुनते हैं, ये सारे के सारे मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बोलकर अपनी बात को अभिव्यक्त कर देती हैं, ये सारी चीज़ें हमें बोलकर, सुनाकर अपनी भाषा का इस तरह से प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, तो बोले कि देखिए इन चित्रों में वक्ता माने होता है बोलने वाला, जिसको हम इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। स्पीक करना, बोलता, जो व्यक्ति बोलता है, जैसे कोई लीडर स्पीकर बनता है तो वह स्पीक करता है, बोलता है किन्हीं चीज़ों को। तो बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात बोलकर बता रहा है, यानी व्यक्ति कुछ अपनी बात कहकर बताए तो हम सुन लेते हैं, समझ जाते हैं, या किसी सिस्टम के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा कुछ बातें कही जा रही हों और उन बातों को हम सुनकर समझ लेते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आई, वो भी मौखिक भाषा का ही एक रूप होगा, उसी के अंतर्गत गणना की जाएगी, गिना जाएगा उन्हें। तो बोले अतः इसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाएगा। रूप माने प्रकार, प्रकार कहा जाएगा। बोले भाषण देना, किसी के द्वारा कुछ स्पीक करना, बोलना, भाषण देना, ठीक है, जैसे नेता लोग, लीडर लोग, कोई बड़ा एक व्यक्ति कुछ स्पीक करता है, कुछ बातें कहता है, कुछ भाषण देता है, ठीक है, किन्हीं चीज़ों को समझाता है, तो वो भी क्या हुआ, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, वो भी मौखिक भाषा का रूप होगा। गाना, म्यूजिक सिस्टम, हम क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, मोबाइल से, FM से, टेलीविज़न से, तो इन सारे यंत्रों के द्वारा ध्वनियों को हम सुनते हैं, आवाज़ों को सुनते हैं, तो यह भी किसके अंतर्गत आएगा, मौखिक भाषा का ही एक रूप होगा, उसी के अंदर इसको गिना जाएगा। फिर बोले कविता पाठ, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ कविता गाया जा रहा हो, कविताएं सुनाई जा रही हो, या कोई बात कही जा रही है, ये सारे क्या होंगे, मौखिक भाषा का ही एक रूप है। ये सारे प्रकार हैं, इतने इतने तरीकों से हम मौखिक भाषा को जान सकते हैं, ये सारे तरीके मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ऐसा तो बोले आदि, यानी इस प्रकार के और भी जितने हैं जिनको हम आगे नहीं बता पा रहे हैं गिन करके, बोले मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, यानी एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बोले बोलना और सुनना मौखिक भाषा का ही रूप है। देखिए वही बात कहा रहा जो अभी हम इतने देर से बताए। तो बोले कि बोलना, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी यंत्र के द्वारा कुछ बोल करके कहकर बताया जाए तो वो भी मौखिक भाषा होगा। और इसके साथ साथ सुनना, यानी जो कुछ कहा जा रहा है वो जब हम सुनते हैं, यानी व्यक्ति जब सुनता है, पुरुष व्यक्ति जब, मानव आदमी सुनता है, तो जो सुनी जाती है, जो संगीत, कविता पाठ, म्यूजिक, साउंड, ध्वनि, ठीक है, आवाज़ें, ये सारी किसके अंतर्गत है, जो सुनना है वो भी क्या होगा, तो वह भी मौखिक भाषा के अंतर्गत ही है। यानी कि बोलने के साथ साथ जो सुना जा रहा हो, जो सुनने योग्य हो, जो आवाज़ें आ रही हो, वह भी क्या होगी, वह भी मौखिक भाषा का ही रूप है निश्चित रूप से। फिर बोले अगला सेकंड है लिखित भाषा। अब बोले लिखित भाषा क्या है, तो बोले कि इन चित्रों में लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा रही है। जैसा चित्र बनाए लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर अखबार, न्यूज़पेपर, किताबें, बुक्स, मैगजीन इत्यादि 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 सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, बोर्ड है, कोई चार्ट पेपर है, कुछ पेपर है ऐसे, कुछ बोर्ड है, बैनर इत्यादि हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए होते हैं। यानी इन सभी चीज़ों में हम क्या करते हैं, जहाँ पर कोई व्यक्ति, वक्ता बोलने वाली बात को निरंतर हमेशा एक ही बात को बार बार दोहरा कर न कह सके, ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि, या फिर इस माध्यम से कि एक व्यक्ति अपनी बात को एक ही समय में कई लोगों तक पहुंचा सके, तो क्या करता है, लिख करके किसी एक जगह उसको फिक्स कर दिया जाता है, चिपका देते हैं हम, कहीं पर एक जगह उसको स्थापित कर देते हैं।
तो आने वाले व्यक्ति समय लंबे समय तक क्या करते हैं, उन चीज़ों को पढ़कर उन बातों को समझ सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा किए थे कि जब बड़े राजवंश के लोग या आदि मानव हुआ करते थे, जैसे गुप्त काल में और बौद्ध काल में इत्यादि, अशोक काल में, तो इन सारी चीज़ों में राजा लोग क्या करते थे, अपने राज्य के शासन को, नियमों को आम जनता को, यानी भविष्य में जो पीढ़ियाँ आएंगी वह भी इन ज्ञान को, इन नॉलेज को अपने द्वारा दिए गए निर्देशों को समझ सकें। क्या करते थे, बड़ी बड़ी शिलाओं पर, मृग छालों पर, और क्या कहते हैं, पत्थरों पर, पेड़ की छालों पर इत्यादि बड़ी बड़ी जगहों पर उन सभी चित्रों को दर्शा दिया करते थे, उन चीज़ों को लिख कर स्थापित कर दिया करते थे, निश्चित कर दिया करते थे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को इस बात को समझने में कोई भी प्रकार का समस्या ना हो और हमारी बात युग युगांतर तक, लंबे समय तक एक जगह स्थापित रहे, जिसे लोग पढ़कर, देखकर, समझकर क्या करें, हमारी बात को समझ जाया करें। तो वही बोले कि जब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाई जा रही है, इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जो बातें लिखकर कहीं पर अंकित करके, ठीक है, किसी जगह पर राइट करके बताया जा रहा हो, कुछ चिन्हों को बनाकर, किसी भाषा का प्रयोग करके, किन्हीं शब्दों का, अक्षरों का, ध्वनियों को लिख करके जहां पर बताया जा रहा हो, जैसे न्यूज़पेपर है, किताब है, कंप्यूटर में। आजकल हम क्या करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने उदाहरण देखा कि टीवी में हम लोग सुनते हैं, लेकिन आजकल इसके साथ एक और चीज़ है, टीवी में हम तो सुनते ही हैं, तो वो मौखिक भाषा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हेडलाइंस, कुछ न्यूज़ लिख कर आती रहती है, तो हम उसे सुने बिना पढ़ कर ही बात को समझ लेते हैं। ऐसा भी होता है। तो अगर ये कहा जाए कि टेलीविजन यानी टीवी आज के समय में मौखिक और लिखित भाषा दोनों का ही रूप है, तो यह कहना गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीवी से जो आवाज़, जो ध्वनि सुनाई देती है, उससे हम बात को समझ लेते हैं, तो मौखिक भाषा का हो गया। और टीवी में कोई चीज़ लिखकर, हेडलाइंस, कोई न्यूज़, ऐसी कुछ चीज़ें स्लाइड हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो उन चीज़ों को हम पढ़कर भी अपनी उस कही जा रही बात को हम पढ़कर भी समझ लेते हैं। तो टीवी क्या हो गई हमारे लिए, मौखिक भाषा का भी माध्यम हो गई और लिखित भाषा का भी माध्यम हो गई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो बोले कि इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, अर्थात सामान्यतः यह जानेंगे कि कोई भी चीज़ किसी स्थान पर, पेपर पर, कागज़ पर, किसी स्थान पर, किसी बोर्ड, चार्ट पेपर इत्यादि पर किसी जगह पर अंकित की गई हो, यानी लिखा गया हो, राइट किया गया हो, तो उसे पढ़कर समझने का जो यह व्यापार है, यह जो क्रिया है, ये जो फॉर्म चल रहा है समझने का, तो लिखने का, तो इस माध्यम को, इस प्रकार को हम लिखित भाषा का रूप कहते हैं। यह लिखित भाषा के अंतर्गत गिना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई बात लिखने वाला व्यक्ति, जो राइटर है, वह अपनी बात को एक जगह लिखकर स्थापित करके चला गया। वह हर बार एक ही बात को हर व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को करके समझा नहीं सकता और लंबे समय तक समझा नहीं सकता। क्या वो हमेशा जीवित ही रहेगा? नहीं। तो उसने क्या किया कि एक स्थापित, एक बढ़िया जगह पर अपनी बातों को लिख करके वह चला गया। अब जो भी व्यक्ति उस जगह से गुजरेगा, उस जगह पर आकर खड़ा होगा सामने, तो उस चीज़ को पढ़ेगा, समझेगा और उसके द्वारा कही गई बात को समझ लेगा और वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बिहेव करेगा, वैसी ही जानकारी को हासिल करेगा। तो इन सारे माध्यमों को प्रयोग करने के लिए क्या किया गया कि पहले लिखित भाषा का जो रूप था, अब उससे एक कदम आगे बढ़ करके क्या हुआ, मौखिक भाषा जो थी उससे एक कदम आगे बढ़ करके लिखित भाषा का भी हम लोगों ने इजाद कर लिया, उसका एक इन्वेंशन किया, उसका आविष्कार किया। ठीक है, ये प्रकार है। तो बोले जैसे उदाहरण दिया, पुस्तक, किताबें हैं भाई। जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित किया, ठीक है, तो क्या वह व्यक्ति हर एक बच्चे को, हर एक स्कूल में जा करके क्या हर एक बच्चे को समझा सकता है अपनी बात? यह संभव हो पाएगा? नहीं। तो क्या किया उसने, कागज़ लिया, उसने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया और पब्लिश कर दिया, ठीक है, प्रकाशित कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है, अब वह किताबें छपेंगी और जितनी प्रति छपेंगी, जितने बच्चे खरीदेंगे, उस व्यक्ति के द्वारा, उस लेखक के द्वारा, उस राइटर के द्वारा लिखी गई बात को क्या करेंगे, आसानी से पढ़कर समझ लिया करेंगे। तो जो राइटर ने लिखा अपनी बात को और जो छात्रों ने देख करके किताब से, स्टूडेंट्स ने अपने किताबों को खोल करके उसमें जो लिखी गई बातों को पढ़ा, यह जो क्रिया हो रही, यह जो व्यापार हो रहा है, यह है लिखित भाषा का यह रूप है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ लिख दी गई और लिखने वाला अब वर्तमान में ना हो, वह चीज़, बात को बार बार कह करके, बोल करके ना बताया जा सके या ना कहा जाए, तो जिन चीज़ों को लिखकर और लिखी हुई चीज़ों को, जो व्यक्ति लिखी हुई चीज़ों को पढ़ता है और लिखी हुई चीज़ों को पढ़कर समझता है, तो यह जो क्रिया हो रही है, यह होगी लिखित भाषा का रूप। यह लिखित भाषा का एक प्रकार है, यह एक माध्यम है।
तो लिखने वाला व्यक्ति क्या होगा, लिखित भाषा का प्रयोग करता है। और लिखी हुई चीज को पढ़ने वाला व्यक्ति जो पढ़ करके समझी जाती है, जैसे आप किताबों को पढ़ते हैं और पढ़कर उन बातों को समझ लेते हैं, समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में लिखी गई बातों को आप पढ़कर समझ लेते हैं, मैगजीन में, बुक्स में, इत्यादि चीज़ों में। तो क्या है, यह सारी चीज़ें लिखित भाषा का एक रूप है। फिर बोले संदेश, लघु संदेश यानी एसएमएस के द्वारा, ठीक है, हम शॉर्ट एसएमएस के द्वारा अपनी बातों को समझा दिया करते हैं। बोले ईमेल भी उसी का एक रूप है, क्योंकि ईमेल में ऐसा तो होता नहीं कि हम ईमेल के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग करके किन चीज़ों को वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजते हैं, ऐसा कर पाना संभव है, लेकिन ऐसा करते नहीं। ईमेल किस चीज़ का मुख्य रूप है, ईमेल का मुख्य रूप है यानी मुख्य प्रयोग है किन्हीं चीज़ों को लिख करके, एक संदेश को राइट करके, लिख करके दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना, ठीक है। तो यह इसका माध्यम कौन बन रहा है, ईमेल बन रहा है। तो ईमेल एक प्रकार से कहा जाए तो यह ईमेल जो हमारे पास माध्यम है, जो सहायता करता है, यह लिखित भाषा का एक माध्यम है, एक प्रकार है। फिर अगला बोले कि निबंध लेखन। अब किसी व्यक्ति के मन में कुछ बातें आती हैं, कुछ इन्वेंशन होता है, कुछ चीज़ों को वह ईजाद करता है, तो किसी कहानी को, किसी स्टोरी को, तो वह स्टोरी क्या करता है, हर व्यक्ति को जाकर सुनाएगा, तब वह प्रकाशित होंगी। क्या सुन करके हर चीज़ को प्रकाशित किया जा सकता है, संसार में फैलाया जा सकता है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना केवल यही एक प्रकार है क्या हमारे पास? नहीं, बोले लिख कर भी ऐसा किया जा सकता है। तो लिखने वाला निबंध लेखक ने क्या किया, निबंध लिखा, कुछ कहानी लिखी, कुछ स्टोरी लिखी, उसे पब्लिश कर दिया, छाप दिया, उसे किताबों में पब्लिश कर दिया। अब जब किताब छपेंगी, जो लोग खरीदेंगे और जो लोग उन किताबों को पढ़ेंगे, जो बातें लिखी गई उस किताब में, जो उस निबंध में लिखा गया है, उन चीज़ों को पढ़कर समझ लेंगे, उन बातों को, उन चीज़ों को जानेंगे। तो जो लिखने वाला व्यक्ति है, लिखकर जो बता रहा है, वह लिखित भाषा का रूप है, क्योंकि लिखा जा रहा है ना, राइट किया जा रहा है किसी जगह पर, वो राइट किसी भी जगह पर, किसी दीवार पर, किसी पेपर पर, किसी ब्लैक बोर्ड पर, किसी चीज़ में प्रयोग किया जा रहा हो, किसी ठीक है, न्यूज़पेपर इत्यादि में। तो यह सारे माध्यम हमारे लिखित भाषा के रूप हैं, लिखित भाषा का एक प्रकार है, ऐसा कहा जाएगा। फिर बोले कि आदि, इस प्रकार के अनगिनत इसके प्रकार के यानी और भी जो माध्यम है जिनका हम व्यवहार में प्रयोग करके नहीं बता पा रहे हैं। तो बोले आदि लिखित भाषा के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्या? तो बोले लिखना और पढ़ना लिखित भाषा का रूप है। अब एक चीज को बड़ा समझदारी से समझ लेना चाहिए, किसी चीज को बोलकर और सुनकर जाना जाएगा तो उसे कहेंगे मौखिक भाषा। क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। यानी किसी भी चीज, जब आपसे किसी ने कोई पूछे या परीक्षा में जब भी पूछा जाए कि बोल कर, ये जो भाषा का एक प्रकार है, जो एक टाइप है, यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह आता है मौखिक भाषा। क्योंकि बोल कर, मुख के द्वारा ध्वनियों को, आवाजों को बोल कर बताया जा रहा है, तो मुख से जो बोला जाए उसी को मौखिक कहते हैं। मुख से बोले जाने वाली, मुंह से आवाज की जाने, साउंड की जाने वाली भाषा मौखिक कहलाएगी। फिर जो बोला जा रहा है वही तो सुना जाएगा। जब कुछ बोलेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं, तो आप उस मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को, वाक्यों को आप सुन रहे हैं ना, तो जो चीजें बोली जा रही हैं उन्हीं को जब सुना जाए तो क्या होगा, वह भी मौखिक भाषा का रूप हो जाएगा। क्योंकि जो बोला जा रहा है वही तो सुना जा रहा है, उससे अन्यत्र तो कुछ सुन नहीं रहे। हाँ, तो बोले कि जो कुछ बोला जाए वह तो मौखिक भाषा का रूप होगा ही, लेकिन जो उन्हीं कही गई बातों को सुन करके समझ लिया जाए, अपने कानों से, ईयर से हम सुन करके समझ लें, तो वह भी क्या हो गई, मौखिक भाषा का रूप हुई। क्योंकि जो बोला जा रहा है वही सुना जा रहा है, तो दोनों आपस में क्या हुए, मौखिक और भाषा का ही एक रूप हो गए। इसमें कोई प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। अगला, अब आया हमारे पास, पहला हो गया मौखिक भाषा, हम लोगों ने देख लिया। अब होगा लिखित भाषा। तो बोले कोई व्यक्ति अपनी बातों को किसी जगह पर, किसी स्थान पर क्या कर दे, लिख कर बताए। क्या करे? लिख कर बता दे। चाहे किसी पत्थर पर, किसी स्थान पर, किसी पेपर पर, किसी पुस्तक में, किसी किताब में, किसी कॉपी में लिख कर बता दे। और इसके साथ साथ क्या जाए, जब कुछ लिखा जाएगा तभी तो पढ़ा जाएगा। किसी लिखी हुई बात को हम सुन करके समझ सकते हैं क्या? नहीं। अरे जो बोला जाएगा वही तो सुना जाएगा। बोली गई बात को ही सुना जा सकता है, क्या फिर लिखी गई बात को सुना जाएगा? नहीं। लिखी गई बात को पढ़ा जा सकता है, लिखी गई बात को सुना नहीं जा सकता है। क्योंकि जो अक्षर लिखेंगे, क्या वो अक्षर आवाज करेंगे, वो अक्षर बोल उठेंगे क्या? ऐसा तो हो पाना नहीं, ये तो काल्पनिक बात है।
तो बोले कि जो बात कही जा रही हो उसे सुन करके समझना मौखिक भाषा हो गया, और जो लिखी गई बातें हैं, जो लिखी गई सामग्री है, वस्तु है, उनको पढ़ करके समझ लेना, यानी उनको पढ़ करके रीडिंग करके समझ लेना। यह किस भाषा का रूप होगा? यह वह भाषा है जिसका नाम है लिखित भाषा। उसको कहेंगे लिखित भाषा का यह प्रकार है। यानी भाषा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो पहला हुआ पढ़ करके, और ये हुआ कि लिख करके। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को किसी जगह पर किसी माध्यम से लिख कर बताए और जो लिखी गई बात है उसी को पढ़ करके समझ लिया जाए, तो वो दोनों ही प्रकार क्या होंगे? लिखित भाषा के एक रूप होंगे। क्यों? क्योंकि जो बात लिख कर बताई जा रही है वही अगला व्यक्ति पढ़ करके समझ रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, जैसे किसी जगह पर लिखा हुआ है कि आप इस मार्ग से न जाएं, तो जो लिखा हुआ है कि इस मार्ग से न जाएं, उस बात को आप पढ़ करके ही तो समझ रहे हैं, कि उस बात को बोल करके समझ ले रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो बात कही जा रही है लिखने के माध्यम से, वही बात को आप पढ़ करके अपने मन में रीडिंग करके आप मुख से बोल करके पढ़ करके समझ रहे हैं, और वैसा फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही निर्देश के अनुसार आप चल रहे हैं। तो वह क्या माध्यम हुआ? भाषा का वह लिखित माध्यम हुआ, वह भाषा का लिखित रूप हुआ। फिर अगला बता रहे हैं, तो बोले कि निर्देश किए गए चिन्हों को या संकेतों के द्वारा भी अपनी बात कही जाती है। जैसे इन चित्रों को देखिए। अभी तक तो हम लोग यही देखे कि भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा बोल करके और सुन करके बताई जाए, वह मौखिक भाषा, और दूसरा था लिखित भाषा, यानी जिन चीज़ों को लिख कर और लिखी गई बातों को पढ़कर समझा जाए, वह होगा लिखित भाषा। लेकिन इसके अलावा एक और भी है जिसका नाम है सांकेतिक भाषा, यानी अतिरिक्त में एक एक्स्ट्रा भी है जिसकी गणना नहीं होती। मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी है जिसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। क्या है वो? उसको देखिए अब। तो बोले सांकेतिक भाषा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहले यही बात बताए कि जब आदि मानव थे उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, व्यवहार नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, शब्दों का, लिखने का, पढ़ने का इत्यादि का नहीं था, तो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए संकेतों का प्रयोग किया करते थे, इशारों का प्रयोग किया करते थे। तो बोले कि जब अपनी बातों को संकेत के माध्यम से प्रयोग किया करते थे, कहते थे, तो सबसे पहले कौन सी भाषा थी? सबसे पहले थी सांकेतिक भाषा ही सबसे पहली भाषा थी, लेकिन उसको बाद में रखा गया। क्यों? क्योंकि आज के समय में हमारे पास सबसे मुख्यतया है मौखिक भाषा का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और दूसरे नंबर पे लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अब उससे कुछ बचा रह गया है, जो कुछ अंत में रह गया, जो कुछ बचा रह गया, जिसका अब ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते या जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ती अपने व्यवहार में, आम दिनचर्या में, तो वह तीसरे नंबर पर चली गई। वह हो गई भाषा सांकेतिक भाषा। संकेत के माध्यम से, यानी चिन्हों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से जो बात कही जाए उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। संकेत से उत्पन्न हुई वस्तु को सांकेतिक कहा जाएगा। ठीक है, तो बोले सांकेतिक भाषा तीसरी है। तो बोले कि जैसा इसके लिए उदाहरण हम देख सकते हैं कि किसी एम्बुलेंस पर हम देखते हैं, एम्बुलेंस जो वाहन होता है, जो गाड़ी है, तो उस पर हम देखते हैं लिखा होता है, एक बना होता है एक चिन्ह, किसका? प्लस का निशान बना होता है। तो उस प्लस के निशान को, ये एक प्रकार का चिन्ह ही तो एक संकेत है। तो जब भी हम किसी गाड़ी पर इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ देखते हैं, तो इससे हम समझ जाते हैं कि वह हॉस्पिटल से संबंधित गाड़ी है, वह हॉस्पिटल से, अस्पताल से संबंधित वाहन है, गाड़ी है। ठीक है, तो ये जो प्लस का चिन्ह है, ये जो रेड मार्क है, रेड चिन्ह होता है प्लस का, ये हमें क्या प्रदर्शित करता है? ये हमें क्या बताता है कि आप इस चिन्ह को देखिए, लाल रंग का है, प्लस बना हुआ है, ऐसे जोड़ का निशान बना हो, तो इसको देखकर आपको यही समझना है कि यह हॉस्पिटल से संबंधित वाहन है, गाड़ी है, या इसके प्रयोग में आता है ना। हम किसी गाड़ी पर देखते हैं कि हूटर लगा होता है, वह नीली लाल बत्ती जलती रहती है, तो उस लाल बत्ती को देख के, उस संकेत को देख करके हम समझ जाते हैं कि यह पुलिस का वाहन है, यह सिपाही का वाहन है। तो ये जो लाल नीली बत्ती जल रही है किसी वाहन पर, किसी स्थान पर, वह दूर से ही दिखाई दे, वह आवाज ना करे, वह दूर से ही जलती दिखाई दे, तो हम समझ जाते हैं कि पुलिस आ रही है, पुलिस की गाड़ी आ रही है, सावधान। तो ये जो सारे इशारे हैं, जो संकेत है, ये हमें क्या बताता है? वह उन माध्यमों को, ये उनका जो मतलब है, जो अर्थ है, उसको व्यक्त कर देता है, बिना कहे, बिना बताए, बिना लिखे। इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इसमें ना तो कुछ बोल कर बताने की आवश्यकता है,
यह एक प्रकार का संकेत, एक चिन्ह है। तो इन चिन्हों को देख करके, इन चिन्हों को, इन इशारों को, इन संकेतों को देख करके हम अर्थ का पता लगा लेते हैं। इनसे जो जो बातें कही जाती हैं उन बातों को हम समझ जाते हैं। इस तरह का हूटर, नीला बत्ती, लाल बत्ती जलता हुआ दूर से ही दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे पुलिस का वाहन, पुलिस की गाड़ी चल रही है, रनिंग कर रही है। इस तरह का कहीं हम प्लस का निशान देख लें रेड कलर का हो तो हम समझ जाते हैं यह वाहन पुलिस का है। किसी बिल्डिंग पर, किसी स्थान पर, किसी बिल्डिंग पर इस तरह का रेड निशान लगा हो तो हम समझ जाते हैं कि यह हॉस्पिटल है। तो ये सारे इशारे हमें व्यक्त कर देते हैं, अपने संकेतों के माध्यम से बता देते हैं कि यह किससे संबंधित है, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है ना। जैसा कि हम मार्ग पे चलते हैं, जैसा कि हम रास्तों पर चलते हैं, जेब्रा लाइन होता है जिस पर पदयात्री, जिसको पद रथ कहा जाता है, पैदल चलते हैं जिस पर, तो जब उस पर व्यक्तियों को, लोगों को चलना होता है तो क्या होती है, वहां पर एक डंडी पर क्या होते हैं, 3 प्रकार की बत्तियां होती है, हरी, लाल और पीली। तो वो जो 3 बत्तियां जलती हैं वह क्रमशः संकेतों को बताती हैं। जब लाल बत्ती जलेगी तो वाहनों को, गाड़ियों को रोक देना है, गाड़ी आगे नहीं जानी चाहिए, उसे उस रेड उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उस जो जेब्रा लाइन है उसे क्रॉस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वह पदयात्रियों के, पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए, लोगों के लिए अब खोला जा रहा है। जब ग्रीन लाइट इसी में जल जाएगी तो हमें संकेत मिल जाता है कि अब आप जाने के लिए जा सकते हैं, अब आप इसके लिए रेडी हैं। तो इन सारे, ये जो सारे माध्यम हैं हमें व्यक्त करते हैं, हमें बताते हैं कि यह किस प्रकार का रूप है और इससे, इन इशारों से, इन संकेतों से हमें कैसा व्यवहार करना है। तो ये सारे क्या है, ये सारे सांकेतिक भाषा के एक प्रकार के माध्यम हैं। फिर अगला रूप आया तो बोल रहे हैं कि इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। जैसे ब्रेल लिपि, जैसे जो लोग आंख से अंधे हैं, जो देखने में सक्षम नहीं है, जिनकी विजिबिलिटी नहीं है, वो देख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उनके लिए एक दानों से बना हुआ, यानी बूंद बूंद से मशीन के द्वारा निर्मित किया जाता है, वो उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ब्रेल लिपि के माध्यम से क्या करते हैं वो लोग, अक्षरों को छू करके, क लिखा हुआ है, ABCD 1 2 या जो भी चीजें लिखी गई होती है, जो भाषा जो लिखा होता है, वो उन चीजों को अब पढ़ देख करके तो नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए बनाया गया ब्रेल लिपि। वो छू करके उन चीजों को, उन सांकेतिक भाषाओं को, उनके लिए वो संकेत ही है, उनके लिए वो भाषा संकेत का ही काम करती है। तो उन सांकेतिक भाषा को वो पढ़ करके समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये भी ब्रेल लिपि एक प्रकार की क्या है, यह सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण है, एक प्रकार है। ठीक है, फिर अगला बोले कि मूक अभिनय, यानी कि जब आप पहले एक बात और भी जानी चाहिए कि आज जो हम पिक्चर इंडस्ट्री देख रहे हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री हमारी है, तो उसमें म्यूजिक होता है, अभिनय होता है, ठीक है, कुछ मूव भी होता रहता है, आवाज़ें भी आती रहती हैं। लेकिन जब विश्व की या भारत की कहा जाए तो जब पहली फिल्म बनी थी उस समय लोग इस टेक्नोलॉजी का ईजाद नहीं कर पाए थे कि जो कुछ मूव हो रहा, पिक्चर जो चल रही है, जो चित्र में दिखाया जा रहा है मूव करते हुए, चलते हुए, उसके साथ वैसी आवाज़ भी है। तो उस समय आवाज़ रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं डेवलप हुआ था। तो क्या होता था कि पहले लोग अभिनय करके बस अपनी बात को, यानी बस इशारों में जो अभिनय करके बता दिया करते थे, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण कहा जाए तो क्या कहते हैं, अमेरिकन एक बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, चार्ली चैपलिन। तो एक बहुत महान एक्टर थे। वो क्या करते थे, अपने अभिनय के द्वारा क्या करते थे कि समाज को अपने अभिनय के माध्यम से बिना कुछ बोले, केवल इशारों में वो ऐसे मूवमेंट किया करते थे, ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें किया करते, ऐसा अभिनय किया करते थे जिसके माध्यम से वह अपनी बात को लोगों को अभिनय के माध्यम से समझा दिया करते थे। उसमें आवाज़ का प्रयोग होता ही नहीं था, म्यूज़िक का, साउंड का प्रयोग होता ही नहीं था, केवल चित्र, उसमें पिक्चर मूव होती रहती थी, वह कुछ न कुछ क्रियाएँ करते रहते थे। तो इस प्रकार से उसे समझा जा सकता है। फिर बोले कि आदि सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं, परंतु लेकिन सांकेतिक भाषा का प्रयोग तभी संभव है, तभी पॉसिबल है क्या, जब आमने सामने हो, जब हम आमने सामने हो, यानी जब जो व्यक्ति इशारे कर रहा हो, इशारों से जो बात कही जा रही हो, आप उसके ठीक सामने हो। यानी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह पर है, किसी दूसरे रूम में है, और दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे रूम में है, तो जो इशारे करके गए तो उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जो इशारों के माध्यम, जो संकेतों के माध्यम से हम अपनी बातों को व्यक्त करना चाहते हैं, अगर इसका हम प्रयोग करें सांकेतिक भाषा का, तो दो लोगों का आपस में आमने सामने होना जरूरी है। तभी हम अपने हाथों के माध्यम से इशारा करके, आंखों के माध्यम से इशारा करके हम अपनी बात को समझा दिया करते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा हो तो बड़े क्या करते हैं, उसे हाथों के माध्यम से
इशारा करके समझाते हैं, आंखों से डरा करके समझा देते हैं, डरा देते हैं। तो ये क्या हुआ, बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ कहे अपने भावों को व्यक्त कर दिया और बच्चा डर के मारे सहम जाता है, वह बदमाशी करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि इस तरह से आंख दिखाने का, इस तरह से डराने का मतलब है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना बंद करना चाहिए। तो ये एक सांकेतिक भाषा का एक माध्यम का एक प्रयोग हुआ, जिसे करने वाले संकेत करने वाले व्यक्ति ने भी इशारा किया और जिसके प्रति ऐसा व्यवहार किया जा रहा है वह व्यक्ति भी समझ गया, इस चीज़ को भांप लिया। फिर बोले कि कई बार संकेतों द्वारा विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते। यही इसमें थोड़ी सी खामी है, एक हल्की सी कमी है कि कई बार ऐसा होता है कि संकेत करने वाला व्यक्ति कहता बात कुछ और है और समझने वाला व्यक्ति कुछ और ही समझ के कुछ और काम कर डालता है, जिसमें सारा उलट पलट फेर हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसी चीज़ की कमी को सुधारते हुए, ठीक है, तो आज के समय में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मौखिक भाषा और दूसरे नंबर पर लिखित भाषा का प्रयोग किया करते हैं। और तीसरे नंबर की जो भाषा है, जो केवल आजकल रोड पर, वो अगर कहा जाए कि वो भाषा रोड पर आ गई है, सांकेतिक भाषा जो आजकल ट्रैफिक में प्रयोग होती है, तो ऐसी भाषा देखिए रोड पर आ गई है। तो बोले कि यह सांकेतिक भाषा क्या है, तीसरे नंबर पर इसीलिए इसको रखा गया क्योंकि इसमें कुछ खामियां भी हैं। कई बार ऐसा मिस्टेक यानी गलती हो सकती है कि इशारे करने वाले व्यक्ति कुछ काम करने के लिए इशारे करे और जो जिसके प्रति ऐसा इशारा किया, संकेत किया गया, वह कुछ और ही समझ के दूसरे काम को कर दिया, यानी काम सब बिगड़ जाए, चौपट। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग करके हम अपने बात को एक्सप्रेस समझा सकते हैं। समझने वाला सुन करके समझेगा, लिखी गई बात को पढ़कर समझेगा सामान्यतः। अगला तो बोले इसके सीमित यानी कि एक निश्चित सीमित प्रयोग को देखते हुए इसे भाषा के रूप का दर्जा नहीं दिया जाता। यही कारण है कि इसको भाषा के जो दो मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में खास प्रयोग नहीं दिया गया। हालांकि यह भाषा का एक रूप है, लेकिन जो भाषा के रूप हैं उनमें केवल दो की ही गणना की गई, दोनों को ही गिना गया। कौन कौन से? पहला मौखिक, दूसरा लिखित। सांकेतिक भाषा को तीसरे नंबर पर रखा गया और मुख्यतः कहा जाए तो उसकी गणना, उसको गिना नहीं गया। उसको अतिरिक्त के रूप में, कोई चीज़ होती है ना, अतिरिक्त होता है, वो होता तो है लेकिन उसकी मुख्य रूप से गणना नहीं करते हम, तो उसको अतिरिक्त भाषा के रूप में दर्जा देकर किनारे रख दिया गया, क्योंकि रोड पे ही रह गई है वो भाषा।